में। फ्रेंड्स, हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और ज्योग्राफी में आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंडियन रिवर्स, यानी कि भारत की महत्वपूर्ण नदियां। इस एग्जाम में इम्पोर्टेंट है ये काफी, इसमें एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमने जो भारत की नदियां हैं यानी कि इंडियन रिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या था हमारा, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तर भारत की नदियां, और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पार्ट है, उसमें हमने प्रायद्वीप भारत की नदियों को डिस्कस करना है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दो ताकि आपको और अच्छे से हो सके याद। और आपने अभी तक पिछली जो लास्ट टाइम क्लास हो चुकी है, अगर आपने अटेंड नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहां से आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लेना ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कट ना हो सके। ओके, यानी कि मैं ये चाहती हूँ कि आपका एग्जाम में जो हम कॉन्सेप्ट करें उसमें से कोई भी नंबर कट होने की कोई भी संभावना ना हो। तो जिस तरह से हम करवा रहे हैं यहाँ से आपके 99% चांसेस है कि कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो अब बारी आपकी है दोस्तों, आपको साथ देना है, आपको खुद का साथ देना है, आपको टेस्ट क्रैक करना है। पढ़ना है तो अगर पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि कुछ कर जाओ, आप अपनी मंजिल को अचीव कर जाओ। अगर नहीं पढ़ना तो यार छोड़ दो, टाइम पास मत करो, कुछ और ही काम देख लो। जब एट द एंड सक्सेस तो मिलनी नहीं है तो एट द एंड आपको फिर वही काम स्टार्ट करना होगा। तो अगर पढ़ रहे हो तो इतनी शिद्दत से पढ़ो, इतने मगन होके पढ़ो कि कोई भी टेस्ट इस तरह चुटकियों में सॉल्व हो जाए। आपका कोई भी नौकरी हो, किसी भी नौकरी का टेस्ट आप चुटकियों में से निकाल सको। अगर नहीं पढ़ना तो ये 2-3 साल क्यों वेस्ट कर रहे हो यार, आराम से बैठ के कोई बिजनेस करो, अपना जो काम करना है नॉर्मल वो करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी और हमारा भी। ओके, तो जब पढ़ रहे हैं तो जो इस तरह से अपने जो 1-2 साल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह से उसमें मगन होके उसको अपने अंदर बसा लो जो चीज कर रहे हो, और इस शिद्दत से करो कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए वो चीज, तो आपका 101% टेस्ट क्रैक हो जाएगा, तो आपकी मंजिल मिल जाएगी। ओके, चलो हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं आपका, हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। एंड हम कर रहे हैं प्रायद्वीप भारत की नदियां। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, प्रायद्वीप भारत की नदियां। ओके, और इसमें बहुत ही कम नदियां हैं जो आपको थोड़ी पढ़नी है, रीड करनी है, और एग्जाम में वही पॉइंट बताऊंगी जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। और उत्तर भारत में भी ज्यादा नहीं थी, उसमें भी हमने उत्तर भारत की जब नदियां की थी उसमें भी हमने मुख्य 3 नदी तंत्र किए थे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्लियर है, 3 नदियों के बारे में पढ़ा और उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीप भारत की नदियां। ये सबसे पहले हम नदी के बारे में पढ़ेंगे वो है माही। ये जो माही नदी है वो क्या, इसका उद्गम स्थल क्या है, अरावली की पर्वत श्रेणियों से निकलती है, और ये कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। क्लियर है, खंबात की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में, तो वहां पर ये आकर गिर जाती है। इसके बारे में खास एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये मात्र एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है माही नदी का वो क्या है कि ये क्या है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ये इसके लिए खास पॉइंट है इसका, माही नदी का। क्लियर है, ओके, ज्यादा नहीं करना, जो मैं फिक्स पॉइंट बता रही हूँ सिर्फ वही सुनते जाएं। ओके, नेक्स्ट है हमारी
अब यहाँ से मैपिंग में भी क्लियरली देख सकते हैं कौन सी है, नर्मदा नदी। सेकंड कौन सी आ रही है, ये देखिए ग्रीन कलर में, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है, एक्चुअली ये है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कहलाती है, और इसके बारे में ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है, काफी खास रहती है। इसका एक कारण ये है कि ये इसका जो उद्गम है वो विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होता है। ये दो पर्वतों के बीच से होकर निकलती है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से कौन सी, नर्मदा नदी हमारी होकर निकलती है। और अब आप कहोगे जी रिफ्ट वैली या विभ्रंश घाटी क्या होता है, ये फैक्ट जो मैं इंपॉर्टेंट है वो राइट डाउन कर रही हूँ। नर्मदा का फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो इसका उद्गम है वो कहाँ क्या है, विभ्रंश घाटी से या फिर रिफ्ट वैली जिसको कह देते हैं, रिफ्ट वैली से होता है। अब विभ्रंश घाटी क्या होती है, विभ्रंश घाटी का मतलब है कुछ दो पर्वत जब इस तरह से हो, कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण या पृथ्वी के विवर्तन के कारण, जब क्या है कि आपस में उनमें गैप आ जाता है, दो पर्वतों या पृथ्वी के बीच में जब उसमें गैप आ जाता है, या ये जो है काफी नीचे तक गहराई तक चली जाती है, या फिर ऐसे इस तरह से अलग हो जाते हैं दो पर्वत, तो उसको क्या कहा जाता है, रिफ्ट वैली। अगर सबसे बड़ी बात करूं तो कहां पर है, अफ्रीका में है सबसे बड़ी रिफ्ट वैली। तो ये भारत की जो रिफ्ट वैली है किसके, विंध्याचल और सतपुड़ा, तो इनके बीच में कई बार काफी बड़ी बड़ी झीलें बन जाती हैं, लेकिन यहाँ से क्या है, हमारी नर्मदा नदी निकलती है। क्लियर है, तो यहाँ से ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है कि नर्मदा जो घाटी है, नर्मदा नदी है, वो हमारे कहां से, विभ्रंश घाटी से होकर या रिफ्ट वैली से होकर निकलती है। ओके, उसके बाद देखिएगा इसका जो मुहाना है, यानी कि ये कहां पर, ये अरब सागर में आकर मिलती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। अब अरब सागर में आकर गिरती है, माही भी गिर रही है, तापी भी गिर रही है ना, लेकिन ये क्या कर रही है, एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी कि जवार नदमुख। फैक्ट क्या है, सेकंड, जवार नदमुख, जवार नदमुख या जवार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। जवार नदमुख का मतलब क्या होता है, जब खारा पानी एक तरफ से बंद हो। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या है, अरब सागर। अरब सागर, सागर में जितने भी समुद्र होते हैं, सिया होते हैं, उनका पानी क्या होता है, खारा होता है। तो एक तरफ से बंद, अरब खारे पानी का एक तरफ से बंद मुंह में अगर ताजे पानी की नदियां आकर उसमें गिर जाती हैं, तो उसको क्या, जवार नदमुख या एस्चुरी कहा जाता है। तो यहाँ पर खंबात की खाड़ी पड़ती है हमारी, तो खंबात की खाड़ी में क्या है, थोड़ा एक तरफ से बंद है, लेकिन दूसरे तरफ से इस तरह से, एक तरफ से तो यहाँ पर बंद है ये, लेकिन दूसरे तरफ से यहाँ पर क्या है, खुला समुद्र का पानी है। तो यहाँ पर ये नदियां आकर गिर रही हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह से ये नदियां आकर जब गिरती है, ताजे पानी की खारे पानी में आकर जब मिलती है, तब इसको क्या, एस्चुरी कहा जाता है। क्लियर है, तो एक तरफ से बंद मुंह, ये याद रखिए, एक तरफ से बंद मुंह। ओके, तो ये क्या है, नर्मदा ये क्या करती है, जवार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। ऐसे ही आपकी जो ताप्ती नदी है वो भी एस्चुरी का निर्माण करती है। और खास बात ये है इसकी कि जो हमारे भारत की जितनी भी नदियां हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी नदियां क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी कि पूरब की तरफ आकर गिरती हैं। लेकिन ये 3 नदियां ऐसी है, नर्मदा, ताप्ती और माही, जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। इसका एक कारण ये है कि ज्यादातर नदियां अब बंगाल की खाड़ी में यानी कि पूरब की तरफ क्यों गिरती है। इसका मेन मुख्य कारण ये है कि जो पूरब की तरफ है वो ढलान ज्यादा है एज कंपेयर टू पश्चिम की तरफ। जो भारत का जितना भी क्षेत्र है उसकी क्या है, पूरब की तरफ ढलान है,
इस तरह से नीचे की तरफ है, और पश्चिमी हिस्सा है वो है थोड़ा ऊपर की तरफ। ये इस तरह से नीचे है, ये थोड़ा ऊंचा है। इसकी वजह से जितनी भी नदियां हैं हमारी वो कहां पर पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन ये हमारी नर्मदा, ताप्ती और माही ये ऐसी नदियां हैं जो कि कहां पर अरब सागर में यानी कि पश्चिम की ओर गिरती हैं और क्या एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो क्लियर है। और ताप्ती आप देख ही सकते हो सतपुड़ा श्रेणी से निकल रही है, और ये भी क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो सबसे बड़ा जो एस्चुरी का निर्माण करती है वो है हमारी नर्मदा नदी। ओके, आगे देखिए मेन फैक्ट आपसे क्या कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां, तो यही है इंपॉर्टेंट हमारी जो कि अरब सागर में या पश्चिम की ओर बहती हैं, माही, नर्मदा और ताप्ती। क्लियर है। ये क्या है, अरब सागर में आकर गिरती हैं या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। दो चीजें होती हैं, नदियां जब गिरती हैं तो दो चीजों का निर्माण करती हैं, या ज्वार नदमुख का, एस्चुरी का, या फिर डेल्टे का। अब हमने जब पढ़ा था उत्तर हिमालय की नदियां, उत्तर भारत की नदियां, तो हमने क्या कहा था, ये क्या है, नदियां सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। डेल्टे का मतलब क्या होता है, जब ये आकर गिरती हैं नदियां एट द एंड, जब समुद्र में आकर मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं, तब क्या है, वो अपने साथ कुछ गार, मिट्टी, कंकड़, पत्थर वो भी बहा कर लाती हैं। और उसके कारण क्या है, जो नदियां हैं, जैसे कुछ गारा आ गया उसमें, जो नदियां आ रही हैं वो उसकी जो धाराएं हैं वो बढ़ जाती हैं। यानी कि अगर जब एक धारा में आ रही है लेकिन उसके सामने जब मिट्टी आ जाती है तो वो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, जिस तरह से उसको रास्ता मिलता है। जब इस तरह से अगर त्रिभुज की साइड में जब क्या, त्रिभुज के आकार में जब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। और सुंदरवन डेल्टा आपने पढ़ा ही है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि किससे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बनाया जाता है। क्लियर है। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। 1984 में इसको राष्ट्रीय, सुंदरवन डेल्टा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और ये यहाँ पर सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा मैंग्रोवन वन मिलते हैं। तो यहाँ पर लाइफ काफी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि बार बार यहाँ पर क्या, चक्रवात या भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर है। चलो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हम इस पर डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो नदियां हैं वो दो तरह से जब गिरती हैं, समुद्र में मिलती हैं, तो दो चीजों का निर्माण करती है, तो डेल्टा बनाती है या एस्चुरी बनाती है। तो ये नदियां ऐसी हैं, माही, नर्मदा, ताप्ती, जो कि क्या है, ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अदरवाइज जितनी भी हमारी नदियां हैं पूर्व की तरफ गिरती हैं और ये किसका, डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। ओके, हैव यू गॉट इट। क्लियर है। सिर्फ यही बेसिक पॉइंट आपको याद करने हैं। क्या, माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, तो डायरेक्ट एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नर्मदा। नर्मदा काफी इंपॉर्टेंट रहती है। पहला कारण क्या है, ये विभ्रंश घाटी से होकर निकलती है। दूसरा क्या है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ओके, ज्वार नदमुख बनाती है। तीसरी है ताप्ती। ताप्ती भी क्या है, ताप्ती भी क्या, एस्चुरी का निर्माण करती है और ये अरब सागर में आकर गिरती हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऐसी नदियां हैं, ये मुख्य रूप से इसलिए जानी जाती है कि एस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी भारत की जितनी भी नदियां हैं वो क्या, पूर्व की तरफ गिरती है, लेकिन ये 3 नदियां ऐसी हैं जो कि पश्चिम में अरब सागर में गिरती हैं। ओके, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और नर्मदा नदी पर विवाद भी रहा है, आज तक काफी विवाद रहता है किन के बीच में। जो नर्मदा नदी से पानी आता है, वैसे तो नर्मदा नदी एक्चुअली
ज्यादा इसका हिस्सा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन विवाद रहता है इसमें एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। तो ये इसमें काफी विवाद देखा जाता है। और आपने अभी सुना भी था, ये जो हमारा क्या बन रहा है, नर्मदा नदी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया, वो भी कहां पर है, नर्मदा नदी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है फैक्ट्स। नर्मदा नदी के अंतर्गत किन राज्यों में विवाद चल रहा है, एमपी में, गुजरात में और महाराष्ट्र के बीच में। और यहाँ पर नर्मदा नदी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है। ओके, उसके बाद इसके हमने मेन पॉइंट कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो नदी के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है हमारी गोदावरी नदी। दोस्तों, जिस तरह से गंगा नदी हमारी मुख्य नदी है, इसी तरह से प्रायद्वीप भारत में जो सबसे लंबी नदी है, वैसे अगर मैं ओवरऑल पूरे भारत की बात करूं तो सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा। लेकिन प्रायद्वीप भारत यानी कि दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे जो लंबी बड़ी नदी है वो है गोदावरी। कितनी लंबाई है इस गोदावरी नदी की, काफी इंपॉर्टेंट है गोदावरी नदी। ये 1465 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 1465 किलोमीटर में फैली हुई है। और जो इसका उद्गम है वो महाराष्ट्र के, यहां से आप देख सकते हैं इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक से होता है, महाराष्ट्र के नासिक से। क्लियर है, काफी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका उद्गम होता है गोदावरी नदी का। इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। एक्चुअली इसका जो मेन कारण है वो क्या है, जो हमारी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं वो पुरानी नदियां हैं एज कंपेयर टू जो हमारे उत्तर भारत की नदियां हैं। तो ये जो नदियां हैं प्राचीन नदियां हैं, और ये जो हमारी उत्तर की हिमालय की नदियां हैं वो नवीनतम नदियां हैं। तो इसीलिए इसको वृद्ध गंगा कहा जाता है। ये क्या है, ज्यादा पुरानी नदियां नहीं है, लेकिन ये जो हमारे उत्तरी हिमालय की जो नदियां हैं वो क्या है, वो इनसे क्या है, बाद में उनका निर्माण हुआ है। और जो हमारे उत्तर भारत की नदियां हैं वो क्या है, बारहमासी है, बारहमासी। अब बारहमासी ये मत समझना 12 लोगों की मासियां हैं। बारहमासी का मतलब क्या है कि वो सदा बहार रहती हैं, उनमें पानी लगातार चलता रहता है। लेकिन जो हमारी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं वो सदाबहार नदियां नहीं है या बारहमासी नहीं है, यानी कि 12 महीने उसमें क्या है, पानी आता रहता है। लेकिन प्रायद्वीप की एक ऐसी नदी है जो कावेरी नदी, ये क्या है, सदाबहार है, इसमें ज्यादातर पानी क्या है, नॉर्मल लगातार बहता रहता है। क्लियर है, तो जो हमारे उत्तर भारत की नदियां हैं वो बारहमासी हैं या सदाबहार नदियां हैं। उनमें पानी का सदाबहार होने का मेन एक्चुअली ये है उनका रीजन कि आपने देखा कि जितनी भी नदियां हमारे उत्तर भारत की वो किसी न किसी ग्लेशियर से निकल रही है ना। तो ग्लेशियर से निकलने से क्या है, जो बर्फ है उसकी बर्फ पिघल कर पानी का रूप लेके वो सदा हमेशा 12 महीने बहती रहती है। लेकिन ये जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं इनमें ऐसा नहीं है। क्लियर है, और आप जहां ये पहले भी पढ़ चुके हो कि यहाँ पर क्या था, प्रायद्वीप, पहले हमने इसको क्या, गोंडवाना लैंड कहा था, है ना, प्रायद्वीप भारत को गोंडवाना लैंड कहा था क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही उसी से हुई थी। तो ये जो है इसका निर्माण हमारा पहले हुआ था, उत्तरी भारत में क्या है, हिमालय का निर्माण बाद में हुआ था। ओके, तो जो नदियां हैं वो भी ये पुरानी है, वो नवीनतम है। ओके, और ये नदियां हमारी बारहमासी नहीं है, सदाबहार नहीं है, लेकिन उत्तर भारत की नदियां वो क्या, सदाबहार है या बारहमासी है। ओके, ये आपका डिफरेंस देख लेना थोड़ा सा।
और उसके बाद बात हम कर रहे थे हमारे गोदावरी नदी के ऊपर। गोदावरी नदी काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्यों? क्योंकि यह क्या है, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, और इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? नासिक से उद्गम होता है इसका, और बंगाल की खाड़ी में ये जाकर मिल जाती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां थोड़ी थोड़ी मोटा मोटा माइंड में डाल लेना बस। पेनगंगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो डायरेक्ट आप ये याद रखिए इसकी जो सहायक नदियां हैं पेनगंगा, परनहिता और इंद्रावती। क्लियर है? गोदावरी नदी की सहायक नदियां पेनगंगा, परनहिता और इंद्रावती क्या है? ये क्या गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ओके, हैव यू गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। और दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। ये क्या अप्रोक्सीमेटली 1400 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ओके, और इसका जो उद्गम है कृष्णा नदी का उद्गम भी महाराष्ट्र से हो रहा है, लेकिन यहाँ ये कहां से? महाबलेश्वर से। कहां से? महाबलेश्वर। अब आप इसको ना ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। कृष्ण जी क्या थे? श्री कृष्ण जी क्या थे? महाबलशाली थे। तो आप याद रख सकते हैं कृष्ण जब भी आए तो क्या है? महाबलेश्वर। ठीक है? इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जरूर पढ़ लेना। भीमा, कोयना, तुंगभद्रा। और ये कोयना परियोजना भी है। परियोजना जब हम पढ़ेंगे तो ये डायरेक्ट पढ़ेंगे। कोयना परियोजना कहां पर? महाराष्ट्र में है, और तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में है। और कृष्णा नदी के जल विभाजन से लेकर संबंधित विवाद चल रहा है 1957 से। ये किन किन के बीच में ये विवाद चल रहा है? ये 3 राज्यों के बीच में विवाद है। काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद देख लेना, इसको रीड कर लेना एक बार अच्छे से। वो है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इन 3 राज्यों के बीच में कृष्णा नदी को लेकर, इसके जल विभाजन को लेकर काफी विवाद चल रहा है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी कावेरी नदी। कौन सी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? कावेरी नदी का उद्गम कावेरी नदी का जो उद्गम है कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। क्लियर है? और कावेरी नदी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ये क्या है? मात्र एक ऐसी नदी है प्रायद्वीप भारत की, मात्र एक ऐसी नदी है जो कि सदाबहार रहती है, पानी इसमें बहता रहता है। और इस नदी के जल विभाजन को लेकर भी काफी विवाद रहता है। वो क्या है? 2 राज्यों के बीच में रहता है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है? ऐसे ही आपका सतलज जो उत्तर भारत की नदी थी, सतलज नदी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच में विवाद रहता है। और ये क्या है? इसको कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये पॉइंट। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा किसको? कावेरी नदी को कहा जाता है। अगर वृद्ध गंगा कहेंगे तो किसको? गोदावरी को। अगर दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे तो किसको? कावेरी नदी को कहा जाता है। ओके, क्लियर है?
कावेरी नदी के बाद देखिए ये होंगी हमारी माही, नर्मदा, ताप्ती। उसके बाद हमने पढ़ा गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। नेक्स्ट है हमारी महानदी। महानदी एक्चुअली क्या है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी के रूप में इसको जाना जाता है। और इसका जो उद्गम है वो कहाँ से, छत्तीसगढ़ के रायपुर से इसका उद्गम होता है। और इसके ऊपर आपने सुना भी होगा सबसे ऊंचा जो बांध है वो बनाया गया है, कौन सा, हीराकुंड बांध, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां काफी एग्जाम में पूछी जा रही है, वो इंपॉर्टेंट है, तेल और जौन। वैसे एग्जाम में डायरेक्टली कौन सी ज्यादा नदी पूछी जा रही है, तेल। क्लियर है। तो ये था इसके महानदी के बारे में। अब देखिए इम्पोर्टेंट हमने क्या पढ़ा, माही नदी। माही नदी का इसके फैक्ट क्या याद रखना है आपको, मेन ये क्या, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी का क्या है, उद्गम विब्रस घाटी से होता है और ये एक एस्चुरी यानी कि जवार नदियों का निर्माण करती है। ऐसे ही ताप्ती नदी है और ये तीनों क्या है, पश्चिम भारत की तरफ बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा गोदावरी नदी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी सहायक नदियां पढ़ी हैं हमने, क्लियर है। देन कृष्णा नदी क्या है, ये इसकी क्या आपको विवाद याद रखना है, किन किन के बीच पे है, आपका महाराष्ट्र से। और सच गोदावरी नदी का उद्गम भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, उद्गम कहाँ से, नासिक से होता है। उसके बाद गोदावरी नदी पढ़ी हमने, गोदावरी नदी का उद्गम नासिक से होता है, उसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं और प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। उसके बाद कृष्णा नदी प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम कहाँ से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। और इसी के साथ इसकी क्या है, जल विभाजन को लेकर काफी विवाद है, किन किन राज्यों के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में। देन हमने पढ़ा कावेरी नदी क्या है, इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, कर्नाटक के कुर्ग से हुआ है। और इसी के साथ इसके जल विभाजन को भी लेकर काफी विवाद चलता है, किन राज्यों के बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, क्लियर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा माही नदी की सहायक नदियां तेल और जौन। ओके, तो ये थी दोस्तों हमारी प्रायद्वीप भारत की नदियां। और इसी के साथ आप तो और 3 नदियां देख लीजिए जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। राजस्थान में पढ़ने वाली नदी लूनी नदी और काली नदी, स्वर्णरेखा नदी डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। सपोज करें ये इस तरह से नेपाल है, तो यहां से एक नदी निकलती है भारत और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हुए। यहां से इस तरह से नदी निकलती है जो कि भारत और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। ये इसका नाम है काली नदी इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये क्या है, हिमालय के काला पानी क्षेत्र से निकलती है और इसको शारदा नदी भी कहा जाता है और काली गंगा भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या फैक्ट कि नेपाल और भारत की पूर्वी सीमा का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है, काली नदी। और इसको काली नदी को शारदा या फिर काली गंगा भी कहा जाता है। जो नेक्स्ट है हमारी खास इंपॉर्टेंट जो मुख्य नदी है वो है राजस्थान की जो खास नदी है लूनी नदी जिसको साल्ट रिवर भी कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से, अजमेर के पास अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और राजस्थान से होती हुई ये गुजरात के कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर खत्म हो जाती है, कैसे खत्म हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। साल्ट रिवर या मरुस्थल की मुख्य नदी यही है क्योंकि यहाँ पर क्या सबसे बड़ा
मतलब स्थल है भारत का। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी नदी है, इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है? लूनी नदी, इसको साल्ट रिवर कहा जाता है। और ये क्या है, कहाँ से? अजमेर के पास अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, राजस्थान से होते हैं। जब गुजरात में एंटर करते हैं, गुजरात के कच्छ में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। क्लियर है? ये हमारी लूनी नदी। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी का डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा इसके बारे में भी सुन लेना। ये स्वर्णरेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, ये क्या है? झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है और इसका उद्गम छोटा नागपुर की पहाड़ियों से होता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों से होता है हुए ये झारखंड से फिर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होते हुए कहां पर? ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसके लिए ये है, यहाँ पर क्या है, जो सबसे बड़ा शहर माना जाता है जमशेदपुर, टाटा नगर, वो इसी नदी के तट पर स्थित है। ओके, क्लियर है? तो ये है जो हमारी जो प्रायद्वीप भारत की मुख्य नदियां है वो हमने कंप्लीट कर ली है। ज्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको पहले भी कहा था, सिर्फ आप सुनते रहिए और जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं उनको क्या, वैसे तो मैंने बोर्ड पे लिख देती हूँ, मैं आप स्क्रीनशॉट ले लें, या ऐसा कोई पॉइंट है जो मैंने नहीं लिखा है, अदरवाइज उसको आप नोट कर लें। अदरवाइज जितने भी बेसिक पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं नोट डाउन कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, ज्यादा बर्डन मत लीजिए, और जब भी आप उठते बैठते, जब भी आप फ्री हो, जब भी आपका मन करे पढ़ने का, उठाकर एक बार स्क्रीनशॉट देख लें। तो 101% आपका नदियों से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और इसी उम्मीद के साथ मैं यहीं पर अपनी क्लास खत्म करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो हमारी डिपेंडेंट होगी इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो टेस्ट सीरीज को लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है। आपको एग्जाम में ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं, और वो सीरीज आपको देखनी है, टाइमर लगाना है अपने साथ और उसको सॉल्व करना है और देखना है कि आपकी जो वर्ड ऑफ नॉलेज है वो कितनी है। तो इसी के साथ जो मैंने 2 वीडियोस में आपको 2 लेक्चर में कंप्लीट करवाया है, मैं विद एन प्रूफ दिखाऊंगी आपको कि ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन है, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन सिर्फ इन 2 वीडियो से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आपका कोई भी नंबर ना कटे, कोई भी मार्क्स आपका कट डाउन ना हो। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है इस सीरीज को करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।